हाँ जी, तो भाई कैसे हो आप लोग। ग्रेविटेशन के चार पर्टिकुलर पार्ट्स अपने लोग कर चुके हैं। पांचवा पार्ट है आज जिसके बारे में अपने लोग स्टडी करेंगे। वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड अपने लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बट वो भी पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो। कहाँ? क्लास टेंथ में। क्लास टेंथ की फिजिक्स में अपने लोगों को बताया जाता है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू रिमेंबर, अपने लोगों को उस समय यह बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें देखना हो तो वो क्या बताता है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमने ये स्टडी करा था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करा था, ना कि पोटेंशियल के बारे में। We have studied about potential difference. पोटेंशियल को तो डिफाइन ही नहीं कर सकते यार। पोटेंशियल को तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते किसी पॉइंट पर। आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बता ही नहीं सकते कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा। कैसी बातें कर रहे हो सर, हमारे सर ने तो कराया है, ऐसा सोच रहे हो? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताया तो बेटा आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, उन्होंने बोला होगा इसके विद रिस्पेक्ट, इसकी वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है। किसी और की वजह से कितना है वहां पर वो नहीं, उस पर्टिकुलर एक बॉडी की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल बताया होगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां पर किसी एक बॉडी की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा, नंबर ऑफ बॉडीज की वजह से पोटेंशियल होगा, नंबर ऑफ बॉडीज की वजह से। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं करा सकता, करा ही नहीं जा सकता भाई। तो ठीक है सर, अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो देखो यहां पर हम स्टडी क्या कर चुके हैं। हम स्टडी कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट से अनदर पर अगर आप किसी चार्ज को मूव करवाते हो तो वो आपको मिलता था पोटेंशियल डिफरेंस। आप काम करते थे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने का, तो आपको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस। बट उस समय हम चार्ज की बात कर रहे थे, जब अपने लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10, तो उस समय हम चार्ज की बात कर रहे थे। आज अपने लोग मास की बात करेंगे। तो मास m को अगर मैं b से a पर लेके जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वी ए माइनस वी बी। वो कैसे निकाल सकता हूं? तो आई बेसिकली हैव टू डू अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम b टू a। एक अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा b टू a किसी मास m को मूव करवाने के लिए। But keeping one thing in mind, that is without without changing without changing its kinetic energy। ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, अभी बताऊंगा कैसे। विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डेल्टा के जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ये चीज को ध्यान में रखना। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट दीज टू पॉइंट्स इनटू मास एम, जिसको आप मूव करवा रहे हो। हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं यहां पर भी, हमने यहां पर जस्ट पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर। तो ठीक है, किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। वी नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। तो potential at a point, if I need to know about this potential at a point, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। जैसे किसी की पोजीशन बताने के लिए हमें एक ओरिजिन चाहिए होता है, वैसे ही किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। अब ओरिजिन पर वैल्यूज क्या होती है? 0,0,0 एक्स वाई और जेड। तो किसी पोजीशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई मैंने उसको ओरिजिन माना था और इसकी पोजीशन उसके विद रिस्पेक्ट यहां पर ये। देखा जाए तो ओरिजिन भी फिक्स नहीं है इस पर्टिकुलर अर्थ पे, बट हम किसी पर्टिकुलर प्लेन पे अगर खड़े हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट वही बंदा वहां है। भाई मेरे विद रिस्पेक्ट वो बंदा इतनी दूर है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमें वहां पर लेना पड़ता, एक ओरिजिन हमें मानना पड़ता। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट किसको माने? तो जैसे पोजीशन एक्स वाई और जेड जीरो होते थे, कोई ऐसा पॉइंट मानिए सर जहां पोटेंशियल जीरो हो जाए।
पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर मास की वजह से जीरो हो जाए। हम अर्थ के पोटेंशियल की यहां बात करेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो कहां हो सकता है? किसी इनफाइनाइट जगह पर। बिल्कुल। तो एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट दैट इज वी इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो किसी इनफाइनाइट जगह पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल चुका है। व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? तो भाई रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या है? रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट। बात समझ में आई? एट इनफाइनाइट वी इनफाइनाइट क्या है? जीरो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपके पास? इनफाइनाइट हो गया। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम हर जगह का पोटेंशियल अब पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर किसी बॉडी को लाते हैं, हमें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, दैट इज डब्ल्यू बी टू ए। बी टू ए का मतलब बॉडी को बी से ए की तरफ लेके गए, और किसको? जिसका मास एम था। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट को इनफाइनाइट मानते हैं, तो देखो ये इनफाइनाइट पोजीशन, ये ए पोजीशन, बॉडी यहां से चली मास एम की, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी ए माइनस वी इनफाइनाइट गिव्स यू व्हाट? वी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए अपॉन एम। तो वर्क डन in moving a particular mass from infinite to a will be equal to Va minus V infinite into mass m। बट यार इन्फाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है जीरो। तो वी ए की वैल्यू कितनी? वी ए की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय द मास एम। तो अब ऑटोमेटिकली आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिल चुका है। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? आपको काम करना पड़ा। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक। कितना? इतना। ठीक। किसको मूव करवाया? मास एम को। पर ध्यान में क्या रखनी है एक चीज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों के दिमाग में घूम रहा होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। सर आपने किसी एक मास एम को मूव करवाया, मूव करवाया, आपने उसके ऊपर वर्क डन करा, बिल्कुल करा। जब वर्क डन करा तो वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन। तो के एफ माइनस के आई जीरो अगर होगा तो वर्क डन भी तो जीरो होगा। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन अगर घूमा है तो यू आर जीनियस। तो आप फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर इतना पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन गया कि अगर यह मूवमेंट हो रहा है किसी बॉडी मास एम का और हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, व्हेन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क, तो हम यही तो कहेंगे काम हो रहा है तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी ही होनी है। क्यों? वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि वर्क डन हो रहा है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? अगर आप काम कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज नहीं हो रही? काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज होना ही चाहिए था। यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात यहां पर बोलूंगा, दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी। एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है यहां पर, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है यहां पर। क्या है ये एक्सटर्नल एजेंट? एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? देखो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो था, मान लो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो था, पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, बॉडी मूव हो गई, बट इनफाइनाइट का पोटेंशियल ओवरऑल क्या था? जीरो। तो इसलिए हम कहेंगे पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें मिल गया। बॉडी आपकी ए पॉइंट पर आ रही थी किसी की वजह से, बॉडी किसी ए पॉइंट पर आ रही थी भाई किसी की वजह से। तो कौन था जो उसको ला रहा था? तो आप समझिएगा थोड़ा सा, कौन था जो उसको ला रहा था? तो मान लो अगर ये कोई अर्थ है, कोई अर्थ, क्या एक ही अर्थ है यार, ठीक है, मास एम का, ये इनफाइनाइट पोजीशन हो गई, ये इनफाइनाइट पोजीशन हो गई, ये वो पॉइंट हो गया ए। ठीक। अब इसकी फील्ड लाइन हर जगह फैल रही होगी, इसकी फील्ड लाइन हर जगह फैल रही होगी, फील्ड बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इनफाइनाइट पर जाके वो भी जीरो हो गई होगी। इसको यहां से थोड़ा सा एक बार पुश करना है मास एम को, मास एम पर इस समय कोई भी फील्ड नहीं लग रही होगी क्योंकि जीरो है। एक बार थोड़ा सा किसी ने पुश करा होगा तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू
मास m एक फील्ड E में जैसे ही आया, मास m एक फील्ड में जैसे आया, उसके ऊपर एक फोर्स लगा F इज इक्वल टू एम ई नाम का फोर्स लगा, F इज इक्वल टू एम ई नाम का फोर्स, F इज इक्वल टू एम ई क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, अब वो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी सर, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी। तो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हुआ? तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली, वो क्या बात थी कि भाई हमें इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, हमें इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? वो एक्सटर्नल फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा। क्यों? देखो, फोर्स F जो लग रहा है यहां पर, वो इधर की तरफ जो ये लगा रहा होगा, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का समथिंग एक्स का स्क्वायर, अगर कोई डिस्टेंस एक्स होगी, ठीक, ये फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से इस मास के ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमें तो जरूरत नहीं थी प्रोवाइड करवाने की सर, वहां पर रोकने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ब खुद आ जाता पॉइंट ए तक। बट हमें पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल पता करने के लिए हमें खुद काम करना पड़ता है कि भाई हमारे अंदर की जो पोटेंशियल की वैल्यू हमें वो पता करनी है, पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, हमें खुद काम करना पड़ेगा वहां का पोटेंशियल पता करने के लिए। वहां का पोटेंशियल हमें पता करना है, हमें खुद काम करना पड़ेगा, भाई ये बोला गया। If you need to find out a potential at a point, then you need to do amount of work done. तो हमें अलग से काम करना पड़ेगा, हमें अलग से जब काम करना पड़ेगा तो हम इसके ऊपर एक अलग से फोर्स लगाएंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स किसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक काम करेगी, एक्सटर्नल फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट तक काम करेगी तो हमें वो वर्क डन मिल जाएगा। वो वर्क डन ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास के बराबर होगा, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए अब खुद सोचो। फोर्स F एक बॉडी के ऊपर इतना लग रहा है, फोर्स F इस बॉडी के ऊपर इतना लग रहा है जो उसको इधर की तरफ ला रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो मुझे इसके ऊपर इतना ही फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाना चाहिए ताकि इसके एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया जाए। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सेलरेशन जीरो करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब एफ नेट जीरो होगा। बट अभी क्या दिख रहा है? अभी तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जो इसको इधर की तरफ लाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, जो फोर्स इसको इधर की तरफ लाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना ला रहा होगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना ला रहा होगा। तो सर ये बॉडी कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, कभी यहां होगी, तो फोर्स तो चेंज होता जाएगा। बिल्कुल, तो हमें भी एक वेरिएबल फोर्स लगाना होगा। तो वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग। हमें एक वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाएगा। हमें काम करना पड़ा एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से, हम काम कर रहे हैं एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से, और ऐसा काम करना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो वो फोर्स कितना हो? वो फोर्स इतना हो जितना इसको इधर की तरफ खींच रहा था। खींचने वाला फोर्स कौन सा? ये। तो ये तो चेंज होगा, तो हमें भी एक वेरिएबल फोर्स ही लगाना पड़ेगा, हमें भी एक वेरिएबल फोर्स ही लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक एक काम किया जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए तक हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? आर। ए पॉइंट के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? आर। ये डिस्टेंस तो दिख रहा है मुझे इनफाइनाइट। तो आप दो पॉइंट्स मानिए पी और क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस मान कीजिए कितना? dx। पॉइंट पी पर जब बॉडी थी जो कि x डिस्टेंस अपार्ट पर है, पॉइंट पी पर जब बॉडी थी जो कि x डिस्टेंस अपार्ट पर है, उस समय इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। बट अगर मैं चाहता हूं यहां पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए था, कितना? इतना है।
तो एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, हर मोमेंट पे सेम होने चाहिए। तो हमें एक वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल फोर्स काम करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा किसी स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अभी के लिए कहां से कहां है? इस dx डिस्टेंस के लिए। तो आप क्या करोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस dx विद द हेल्प ऑफ एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू व्हाट? dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इनटू dx। बट अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से लेके कहां तक का, कहां से लेके कहां तक का? इनफाइनाइट से लेके पॉइंट ए तक का। अब इनफाइनाइट से लेके पॉइंट ए कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो इनफाइनाइट से कितना? आर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है यहां से यहां तक। तो अर्थ से लिया, अर्थ के सेंटर से लिया वो इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पॉइंट ए तक जाना है, तो इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से? आर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आर लगा दी लिमिट। तो कहां से कहां? इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस अपार्ट पर मुझे जाना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक। तो वर्क डन, तो वर्क डन आपको मिलेगा इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक जाने का, वो कितना होगा? इनफाइनाइट टू आर। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू वेरिएबल फोर्स होगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया डी एक्स। तो W infinite to A will be equal to integration infinite to small r g capital M small m upon x square into dx। यहां पर infinite to A will be equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां? इनफाइनाइट टू स्मॉल r। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कहां से कहां? इनफाइनाइट टू स्मॉल आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? सबको पता है भाई, देखो। ओहो हो, क्यों कर रहे हो यार? ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला कितना होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट यहां पर वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो कितना मिला? ये मिला माइनस का वन अपॉन एक्स, माइनस का वन अपॉन एक्स। वैल्यूज को पुट करोगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन कर दिया माइनस का वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। माइनस से ना गया बाहर, तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कहां से कहां था? वन अपॉन एक्स था, कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू आर। तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई जीरो, वन बाय आर बचा। तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए विल बी इक्वल टू माइनस का जी माइनस का, सॉरी माइनस का जी कैपिटल एन स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ये आपको मिला क्या? वर्क डन। ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई? वर्क डन की। थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन द मास। ये लिखवाया था। तो क्या करा था हमने? वी इनफाइनाइट को जीरो माना हुआ था, तो वी ए की वैल्यू हमें मिल रही थी, तो वो कितनी थी? तो ये पर्टिकुलर जगह की जगह मैं क्या लगाऊं? वो तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये तो होगी वर्क डन, डिवाइडेड बाय वन अपॉन एम। तो एम से एम कैंसिल हो गया। तो वी ए की वैल्यू मतलब अर्थ की वजह से किसी आर डिस्टेंस की दूरी पर आपको उसका पोटेंशियल मिल रहा है, कितना? समथिंग इतना, माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। माइनस का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव का होगा, ये ध्यान में रहे। पोटेंशियल विल ऑलवेज बी व्हाट? या नेगेटिव। तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल चुकी है पोटेंशियल के फॉर्मूले की, वो कितनी आई? वी ए इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। क्लियर? कोई डाउट इसमें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जल्दी से, मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर करने की। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इन चारों फॉर्मूलेस को एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या क्या था, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलेस आपस में अगर आप रिलेट करोगे तो आपको थोड़े और रिलेशन आप खुद ब खुद समझ पाओगे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला अपने लोगों ने क्या स्टडी करा था? दो मासेस के बीच, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, आर डिस्टेंस अपार्ट पर इनके बीच में क्या लग सकता है? फोर्स। तो फोर्स एफ का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर।
आर डिस्टेंस अपार्ट पर इसकी वजह से इसके ऊपर एक फील्ड लगेगी, कैपिटल एम की वजह से इसके ऊपर एक फील्ड लगेगी। वो फील्ड का फॉर्मूला इस मास एम की वजह से कैपिटल एम अपॉन कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ये बड़े मास की वजह से, ये बड़े मास की फील्ड इसके ऊपर लगे, तो छोटे मास की फील्ड, छोटे मास के लिए कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना, आर का स्क्वायर। तो जिसका मास ज्यादा उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, ये चीज ध्यान में रहे, ठीक है। फिर आता है बात वर्क डन की, तो इनके बीच में एक वर्क डन कितना होगा अगर इनको मूव करवाया गया, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमने वर्क डन को निकाल लिया, कितना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। फिर बात आती है पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल किसकी वजह से, इसकी वजह से इसके ऊपर, इसका पोटेंशियल इसके ऊपर आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर लग रहा है तो वो कितना है, तो कैपिटल एम की वजह से, कैपिटल एम की वजह से पॉइंट पी पर, तो इसको पॉइंट पी पर नाम दे दो। पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा, हमें अभी सिर्फ मास एम दिख रहा है तो हम उसी के पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो कितना होगा, माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। अगर सेम टाइम पर मैं ये देखूं पोटेंशियल एट क्यू कितना है, तो पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा, वो तो इसकी वजह से होगा, है ना। तो इसकी वजह से कितना, माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले जो हमने निकाले हैं, ये सोचते हुए निकाले हैं कि इनके अपने मासेस बहुत ज्यादा कम है, ये सोचते हुए निकाले हैं, ठीक। तो ये पोटेंशियल के फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करने जाते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सपोज, सपोज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपके पास तीन बॉडीज है, ठीक, मास एम और मास एम, तीन बॉडीज है इक्वल मास की। सेंटर पर, सेंट्रॉइड पर आपको क्या पता करना है, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल पता करना है। सेंट्रॉइड पर इन तीनों की वजह से पोटेंशियल पता करना है कितना होगा। अब सोचने वाली बात क्या है यार, हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी करा था तो हमने ये सुना था जहां पर भी सिमेट्रिकल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है तो सर थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो मुझे कुछ कुछ ये नजर आ रहा है कि जी एम अपॉन स्मॉल आर इंटू वन अपॉन आर, तो ये जी एम अपॉन स्मॉल आर क्या पोटेंशियल है, ठीक। तो इसको मैं V मान लेता हूं, चलो मान लिया, तो V इज इक्वल टू आया E इंटू आर। तो अगर E जीरो है तो V भी जीरो होगा। कुछ के दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि सर अगर E जीरो है तो E इंटू आर, तो V भी जीरो होगा, बट ऐसा नहीं होगा, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी नहीं। इसका मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कैसे V और E का रिलेशन अपने लोग डिराइव करते हैं, बट अभी के लिए हमें क्या करना है, तीनों मासेस का पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल जो यहां पर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल होगा, तीनों के पोटेंशियल्स को ऐड करना है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, आप क्या करिए, एक का पोटेंशियल निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये टोटल एंगल 60, तो ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, ये टोटल एंगल 60, तो ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, ठीक। अब अगर ये टोटल साइड ए है, इक्विलेटरल एंगल है ना, अगर ये टोटल साइड ए है तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 के बराबर। अब ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ये तो राइट एंगल है, ठीक। तो मैं इस डिस्टेंस को अगर निकाल लूं, x डिस्टेंस को, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल का मामला मैं ये लगा सकता हूं, माइनस का जी अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू लगाऊंगा यहां पर और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट पी का मुझे मिल जाएगा। तो पी पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस वी, 3 टाइम्स ऑफ दिस वी, इस वी के वो 3 गुना आ जाएगा। तो माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन एक्स, तो यहां पर पहले एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स निकालने के लिए मैं यूज करता हूं कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस, बेस है a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी,
x इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 चला गया भाई ऊपर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा a बाय √3। तो x की वैल्यू आई a बाय √3, ये आ गई x की वैल्यू, इसको यहाँ यूज कर लेंगे इसमें, सॉरी। तो माइनस का जी एम अपॉन एक्स की जगह आ गया a बाय √3, तो वीपी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू माइनस का जी एम √3 अपॉन a। तो ऑटोमेटिकली वीपी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 √3 जी एम अपॉन ए। दिस बिकम्स व्हाट, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी की आपको सिंपल जो वैल्यू है वो निकल के आ, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भाई, अगला न्यूमेरिकल। बहुत न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पोटेंशियल्स के ऊपर, बट अभी के लिए टाइम की कमी की वजह से हम लोग वीडियो लंबी ना करें, तो उसके लिए हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रखेंगे। सपोज भाई एक मास है एम नाम का, यहां पर मास है एम नाम का, और डिस्टेंस एक्स पर एक पॉइंट है ए, और ए से एक डिस्टेंस एक्स पर एक पॉइंट है बी। तो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया एक्स। आपको यह बोला गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल मास, स्मॉल मास एम। ये अगर कैपिटल मास है तो स्मॉल मास एम, दैट इज एम वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एम, फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाना, ए से बी। तो हमें बेसिकली यहां पर जहां जाना होता है उसको पहले लिखते हैं, और जहां से जाना है उसको बाद में लिखते हैं, वी बी माइनस ए। रिमाइंड करके के देखो, हमने यही करा है हर जगह, जहां जा रहा है फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं। वी बी माइनस वी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन from A to B divided by the mass m to be moving, divided by the mass m to be moving। तो हमें यह वर्क डन चाहिए, मास m तो चलो गिवन है क्वेश्चन में, तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हमें और मिल जाती। तो भाई पोटेंशियल एट बी की वैल्यू, पोटेंशियल एट बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, कैपिटल एम की वजह से पोटेंशियल होगा, तो माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस कितना है 2x, ठीक। फिर वी ए की बात करो तो माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स। तो अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो यहां पर, तो माइनस का जी एम अपॉन 2x माइनस माइनस का जी एम अपॉन एक्स इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन में एम। तो माइनस का जी एम अपॉन 2x इधर, प्लस का जी एम अपॉन एक्स इधर, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन एम। यहां पर आपके पास 2x एज अ एलसीएम आ गया, माइनस का जीएम इधर आया, प्लस का 2gm इधर आया, इज इक्वल टू बचा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन एम, ठीक है। ऊपर मिला जीएम अपॉन 2x, और इधर आया वर्क डन अपॉन मास, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2x। तो भाई ये आपके पास एक वर्क डन का सिंबल सा फॉर्मूला। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है क्या, देख ले भाई, पूछ ले भाई, समझ ले भाई, क्लियर है भाई, करता हूं अब मेरे भाई, ठीक है। अब आगे सुनो, चलो ये तो बात हुई सारी की सारी पॉइंट मासेस की, हम छोटे छोटे मासेस को कंसिडर करते हुए चल रहे थे, ठीक है। बट अगर कोई मास समथिंग ऐसा आ जाए भाई, अगर कोई मास समथिंग ऐसा आ जाए, रिंग शेप्ड मास आ जाए, इसकी वजह से वो कहें पोटेंशियल पता करो, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर मान ली जाए, इसकी वजह से पोटेंशियल पता करो, तो कितना होगा पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे। तो क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं इसके सेंटर पर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना है, सपोज इसके एक्सेस पे पता करना हो, इसके एक्सेस पे पता करना हो, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये सर्कल है सपोज, ये आपके पास एक रिंग आ गया कुछ ऐसा ही, इसका मास है, और इसकी वजह से पोटेंशियल पता करना है इसके इस पॉइंट पर। तो क्या मैं डायरेक्टली इसका डिस्टेंस पता करूं और उससे डिवाइड कर दूं, कैसा पॉसिबल है, चलो देखते हैं।
भाई ये एक यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, पॉइंट मासेस। तो अगर मैं छोटे छोटे मासेस कंसीडर करता हूं, दैट इज डीएम मासेस, और उसका डिस्टेंस देखता हूं, तो हर डीएम मास का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, हर डीएम मास का। डीएम मास इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, हर डीएम मास का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं एक डीएम मास का अगर पोटेंशियल देखना चाहूं, तो डीएम मास का पोटेंशियल छोटा होगा डीवी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का जी डी एम अपॉन ये आर। अब ये आर कितना है, तो मान लिया जाए एक्स दूरी पर आपने पोटेंशियल पता करा, एक्स दूरी पर आर जिसका रेडियस था, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर बिकम्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का जी डी एम अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एक छोटे मास की वजह से है, डीएम मास की वजह से पोटेंशियल है। तो अगर मुझे टोटल का पोटेंशियल पता करना है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करता हूं, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीएम। सारे के सारे छोटे छोटे डीएम एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा, तो मुझे इसका टोटल मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल मास। हाँ या ना, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो माइनस का जीएम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको एक पोटेंशियल किसका मिला, ये पोटेंशियल मिल गया एक रिंग की वजह से उसके एक्स एक्सेस दूरी पर, एक्स एक्सेस की दूरी पर। ठीक है, इफ केस नंबर वन, ये केस नंबर वन की बात हो रही है। इफ एक्स क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, बहुत दूर ले गया इस पॉइंट को, पॉइंट बी को मैं बहुत दूर ले गया। अगर ए एक्स बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सोचो, खुद सोचो। ये कैपिटल आर इसके सामने क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो हम इसको इग्नोर करते हुए क्या मानेंगे, माइनस का जी अपॉन एक्स। तो उस केस में ये जो रिंग है, ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। हाँ है ना, देखो ना, फॉर्मूला भी तो वही आया, माइनस का जी अपॉन आर, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। सपोज केस टू की बात करता हूं अब मैं। केस टू क्या है, एफ एक्स जीरो हो जाए। अगर एक्स ही जीरो हो गया, अगर एक्स ही जीरो हो गया, तो हमने क्या करना है, हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जो अब सेंटर पर आ चुका है। तो सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर आपका वो पर्टिकुलर मास कितना होगा, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, माइनस का जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर की जगह, सॉरी स्मॉल एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे, तो सिंपली क्या मिलेगा, आर। तो ये दो पर्टिकुलर फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, तीन फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। एक, एक्स एक्सेस की दूरी पर एक्सियल लाइन से, दूसरा आपका बहुत दूर एक्सियल लाइन पर, और तीसरा उसके सेंटर पर। इसके बेस पर ही अपने लोग अगला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रिंग मैंने ये मान ली, एक रिंग मैंने ये मान ली, इस रिंग का मास मान लिया मैंने 2m, और रेडियस मान लिया मैंने r/2। कितना रेडियस मान लिया, r/2। इस रिंग की बात करूं तो इसका मास है m, और रेडियस है 2r। कितना रेडियस, 2r। ठीक है, अब एक मास कैपिटल स्मॉल m को यहां रखा हुआ है, मास स्मॉल m को यहां रखा हुआ है, और इसके सेंटर से लाकर उसको यहां लेके आना है, जो कितनी दूरी पर है, जो 3r की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 3r की दूरी पर। तो कितना काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, हमें ये पता करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। यार अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करने का तो सिंपल तरीका एक ही है। अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो बी टू ए लेके जा रहे हो, बी टू ए लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मास एम के साथ। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी,
दोनों पोटेंशियल्स को माइनस करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस मास के साथ जिसको मूव करवा रहे हैं, तो जाके आपको वो वर्क डन की वैल्यू मिल सकती है। तो पोटेंशियल एट ए की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो बेसिकली वहां का टोटल पोटेंशियल हमें मेजर करना पड़ता है। अब यार यहां पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, स्कोरिंग 1 मान लो, स्कोरिंग 2 मान लो, तो जो यहां का टोटल पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो इसके अपने रिंग की वजह से ही होगा भाई, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। और दूसरा और दूसरा इस रिंग की वजह से होगा, क्यों, थोड़ी देर पहले याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, किसी एक्सियल डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर अगर आर रेडियस है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, माइनस का जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो दूरी कितनी है 2r, जो कि जो सॉरी 3r, जो किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका रेडियस कितना है, r/2, और इसका रेडियस कितना है 2r। तो भाई पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो रिंग 1 की वजह से होगा और दूसरा पोटेंशियल रिंग 2 की वजह से होगा। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक रिंग 1 की वजह से होगा, रिंग 1 का जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दो, gm/r/2, और V2 पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड रिंग वो कितना होगा, तो माइनस का gm अपॉन अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x कितना था 3r का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये va की वैल्यू आ जाएगी, इसको कंप्लीटली अगर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर मैं vb की बात करूं तो सेम इज द केस विद vb एज वेल। पॉइंट बी पर एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना, माइनस का gm अपॉन इसका रेडियस कितना 2r, प्लस एक इसकी वजह से यहां पर होगा, तो भाई इसकी वजह से कितना होगा, तो माइनस का gm अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका डिस्टेंस कितना 3r का होल स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको Va मिलेगा, यहां से Vb मिलेगा, इनको सॉल्व करोगे माइनस करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना स्मॉल m के साथ। तो मैं चाहूंगा यार आप लोग ये सॉल्व करो खुद और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे खुद ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।